हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। पढ़ाई आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। साइंस की जो रिवीजन कर रहे हैं हम चैप्टर वाइज और मार्क्स वाइज जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग, उसी सीरीज के अंदर 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट क्लास आपने देखी होगी जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 का रिविजन किया था। आई होप क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और साथ ही साथ एग्जाम की तैयारी करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का रिवीजन हम कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। तो आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो ब्लूप्रिंट है इस वाले चैप्टर के लिए इस 2024 एग्जाम में, तो ये जो चैप्टर है आपके लिए है टोटल 7 मार्क्स का और टोटल 5 क्वेश्चंस आपसे इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। अब किस तरह के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखते हैं। तो एक क्वेश्चन तो एमसीक्यू पूछा जाएगा 1 मार्क का। एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पात्मक, एबीसीडी टिक करना है जिसमें, वो पूछा जाएगा इस चैप्टर में से आपसे। इसके बाद 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो ये हो गया 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 1 मार्क्स के, यानी 1 into 2 हो गए। वेरी शॉर्ट मतलब अति लघुतरात्मक। अति लघुतरात्मक मतलब जिसका आंसर आपको मैक्सिमम 1 और 2 लाइंस के अंदर देना है, वो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। और उसके बाद 2 क्वेश्चन जो है आपसे शॉर्ट पूछे जाएंगे। ये 2 मार्क्स की हुई तो 2 × 2 यानी लघुतरात्मक। इनके आंसर थोड़े से आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने हैं, मतलब 2 लाइन की जगह 3-4 लाइन का आंसर आपको लिख देना है। तो ये हो गया 1 मार्क, ये हो गए 2 मार्क और ये हो गए 2 2 4 एंड टोटल 7 मार्क्स का चैप्टर ये हमारा हो जाता है। तो ये तो हो गई ब्लूप्रिंट इस चैप्टर की। तो ये ब्लूप्रिंट इसलिए ध्यान देनी जरूरी है कि हमें ये पता चल जाता है कि चैप्टर में से, मान लीजिए अब इस चैप्टर में आपने ये नोट किया होगा एमसीक्यू पूछा जा रहा है आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव आंसर जो है वो आपसे इस चैप्टर में से पूछा नहीं जाएगा। तो आप अपनी तैयारी किस तरफ लगाएंगे? उस तरफ लगाएंगे कि केवल शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए आप बात करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस इसमें से शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं आ रहा है। डिस्क्रिप्टिव आंसर में तो क्या होता है कि एक बड़ा आंसर आपने याद कर लिया और अच्छे से 3-4 मार्क्स उसी में से आ गए। शॉर्ट क्वेश्चंस में ये होता है कि पूरे चैप्टर में कहीं से भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए आपको थॉरोली स्टडी करनी पड़ती है चैप्टर की। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो भी एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की आपसी साझेदारी से बनता है। तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि Cl2 है हमारे पास, O2 है, N2 है और CH4 है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमें बताना है। तो देखिए इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम सीख लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा हमारा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक यानी पीरियोडिक टेबल में इसका नंबर होता है 17। लास्ट क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स किस हिसाब से KLMN शेल में व्यवस्थित होते हैं और इनकी जो व्यवस्था होती है वो किस क्रम में होती है। आपने देखा होगा KLMN शेल होते हैं, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 17। सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे वाले में भी 8 आएंगे, लेकिन हमारे पास कितने हो गए? देखिए 8 और 2 10 हो गए, 17 में से 10 गए, बाकी बच गए 7। यानी कि क्लोरीन का जो एक परमाणु है, एक एटम है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में? 7। और ये आपको पता होगा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स,
कि हर जो एटम है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखकर अपनी स्टेबल विन्यास को प्राप्त करना चाहता है। अब इनके बीच में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो देखिए क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन एक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक क्लोराइड आयन यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब इलेक्ट्रॉन की आपसी शेयरिंग होगी, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होगा, 7 इसके पास है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन के साथ शेयर करेगा और ये हो गए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी अपने 7 इलेक्ट्रॉन के साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी हुई, यानी इनके बीच में बनने वाला ये जो बॉन्ड होगा ये कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड यानी एक एक इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से बनने वाला। अगला है देखिए ऑक्सीजन, 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 गए बाहर आ गए 6। आप कैसे बनाएंगे O2, देखिए ये ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, एक और ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है इसके पास, 2। ये इस वाले ऑक्सीजन से ले लेगा और ये देखिए हो गए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 है, ये भी ये 2 वाले इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब साझेदारी का मतलब ये है कि इसे जरूरत हो तो ये काम में ले लेता है और इसे जरूरत हो तो ये काम में ले लेता है। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहे हैं, देखिए 1 और 1 2, यानी इनके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है ये कैसा होगा, डबल बॉन्ड होगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, N2 को बनाते हैं। N2 कैसे बनाएंगे, देखिए N2 नाइट्रोजन की बात करें, एटॉमिक नंबर इसका 7, सबसे अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर कितने हो गए 5, यानी ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अब N2 को बनाएं कैसे तो देखिए यहां बना देते हैं N2, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, बाहर 5, ये एक नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 5, ये दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 5 इसके पास है, 3 ये यहां से ले लेगा 8 हो गए, और 5 ही इसके पास है, 3 ये यहां से ले लेगा 8 हो गए। ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, आई होप, और एकदम इजी इस तरीके से हमने सीख लिया कैसे सिंगल बॉन्ड बनता है, कैसे डबल बॉन्ड और कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। लास्ट वन इज CH4, देखिए कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, सबसे अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर 4, यानी इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसके पास ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये रख नहीं सकता क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। अब कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए देखिए ये कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में हमने लगा दिए ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन अलग है तो इसको अलग से शो करने के लिए ये अपन हाइड्रोजन बना देते हैं, ये हो गया एक हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये लो। तो ये तो कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, मैक्सिमम 2 हो गए हाइड्रोजन के कंप्लीट। कार्बन के 4 ये रहे और 4 ये रहे, ये लीजिए ये हो गए कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन गया CH4, दैट इज मीथेन। तो ये लो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी, और कैसे उसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए, कम से कम एक अंतर तो लिखना ही है, तो हाइड्रोकार्बन में एक अंतर लिखिए। चलिए तो इसको सॉल्व करें।
कैसे सॉल्व करना है इसको देखिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड क्या होते हैं, संतृप्त या सैचुरेटेड। तो पहले तो देखिए ये वर्ड जो आप देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, साइंस का पेपर हमारा बहुत इजी से आता है ना, बस उसको थोड़ा सा समझने की दिक्कत है कि हाइड्रोकार्बन जब मैंने लिखा है तो देखो इसमें मैंने क्या क्या लिखा है, एक तो लिखा है हाइड्रो और एक लिखा है कार्बन। हाइड्रो यानी H, कार्बन यानी C, यानी कि वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन यहाँ से देखिए दूसरा क्वेश्चन और निकल आया कि हाइड्रोकार्बन को अगर आपको डिफाइन करना है तो कंपाउंड्स विच आर मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी कि वो कार्बनिक यौगिक या वो पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाने पर बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। चलिए अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की जब हम बात कर रहे हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं कंपाउंड्स विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, जिनके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि जिनमें केवल एकल बंध पाया जाता है। वे यौगिक जिनमें एकल बंध उपस्थित होता है उन्हें कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका एग्जांपल अगर हम लिखें तो इसका एग्जांपल होगा एल्केन। अब एल्केन क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं असंतृप्त या अनसैचुरेटेड। असंतृप्त या अनसैचुरेटेड, इनका क्या मतलब है, ये वो कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। तो अभी हमने देखा था कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड था, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड था और हाइड्रोजन के क्लोरीन के अंदर सिंगल बॉन्ड था। तो वो जो हमने Cl2 बनाया वो संतृप्त है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन नहीं है, केवल संतृप्त है। और O2 और N2 जो थे उनमें क्या था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये वो कंपाउंड्स होंगे विच हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि जिनके अंदर क्या होगा, द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होगा, द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होगा। वो हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाएंगे, कहलाएंगे असंतृप्त या अनसैचुरेटेड। इसका एग्जांपल होगा एल्कीन और एल्काइन। ये क्या है, ये अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। एल्कीन और एल्काइन इसके राइट एग्जांपल हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तैयार है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गए। सैचुरेटेड में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, एग्जांपल इसका एल्कीन। अनसैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, एग्जांपल इसका एल्कीन और एल्काइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। जीवाश्म ईंधन क्या है, तो मालूम है आपको, आप 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, जो जमीन से खोदकर निकाले जाते हैं ईंधन, उन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल हैं। तो जीवाश्मी ईंधन जो कि जीवाश्मों से प्राप्त किए जाते हैं, और जीवाश्म कहाँ मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं हमें जमीन को खोदने पर। तो लाखों करोड़ों सालों से जो पेड़ पौधों के या जानवरों के अवशेष पृथ्वी में दबे हुए हैं वो धीरे 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 कोयले में, पेट्रोल में, नेचुरल गैस में, डीजल ईंधन इनमें बदल गए, और वही क्या कहलाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर एस्टर्स। क्वेश्चन हो गया एस्टर क्या है। अभी आपने पढ़ा होगा, लेकिन क्या है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है एग्जाम के लिए, सब शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। एस्टर क्या है, तो एस्टर बनते हैं, एस्टर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द एसिड प्लस एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक कौन सा एसिड है यहाँ पर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिलाने पर क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिलाने पर बन जाता है एस्टर। आप लिख देंगे हिंदी में कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस अल्कोहल, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एस्टर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कि अगला क्वेश्चन है डिफाइन सोप। साबुन की डेफिनेशन लिखनी है आपको। साबुन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? देखिए, साबुन जो होते हैं, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन या सोप कहलाते हैं। यही अगर हम बात करें कि डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये तो हो गया सोप या साबुन। अब है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जिनको और क्या कहते हैं हम? अपमार्जक। ये जो हम सर्फ वगैरह काम में लेते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, डिटर्जेंट जो होते हैं, बाकी डेफिनेशन तो सेम रहेगी। यहाँ सोडियम और पोटेशियम की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा? या हमें लिखना पड़ेगा अमोनियम और सल्फेट सॉल्ट्स। सोडियम और पोटेशियम की जगह हम क्या लिखेंगे? अमोनियम और सल्फेट सॉल्ट्स, और बाकी सब एज इट इज आ जाएगा। तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के और क्या आ जाएगा? अमोनियम या सल्फेट लवण होते हैं। ये बात हो गई हमारे किसके बारे में? डिटर्जेंट्स के बारे में। तो चलिए 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमें कार्बन जो एटम है उसके बारे में पूछता है। कार्बन एटम के बारे में पूछता है कि डिफाइन कैटेनेशन। ये नाम हमें याद होना चाहिए, इसे कहते हैं श्रृंखलन। क्या है कैटेनेशन? तो देखिए, अर्थ पर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें से एक है कार्बन, और जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें कार्बन जो है, इसी के अंदर ये विशिष्ट गुण पाया जाता है कि ये क्या करता है? ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ मिलकर और कंपाउंड्स बनाता है। और ये कंपाउंड बनाने की, इतने सारे कंपाउंड्स बनाने की प्रॉपर्टी केवल और केवल कार्बन में ही पाई जाती है। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि हमारी पीरियोडिक टेबल में अगर 118 एलिमेंट्स हैं, कार्बन के अलावा हुए 117 एलिमेंट्स, तो ये 117 एलिमेंट्स सारे मिलकर केवल 50,000 कंपाउंड्स बनाते हैं, और अकेला कार्बन इनके कंपैरिजन में लगभग 5 लाख कंपाउंड्स बना सकता है। तो आप अंदर देख सकते हैं कितना ज्यादा अंतर है। तो कार्बन जो है ये लॉन्ग चेन वाले या कई सारे और एटम्स के साथ मिलकर बहुत अधिक एटॉमिक वेट वाले कंपाउंड्स बना सकता है आपस में। जैसे ये कार्बन है, फिर कार्बन से जुड़ गया, ये कार्बन से जुड़ते गए, मान लीजिए ये भी फिर कार्बन से जुड़ गए, ये फिर कार्बन से जुड़ गए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने बड़े मॉलिक्यूलर वेट वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो कार्बनिक यौगिकों का वह गुण जिससे वो लंबी चेन वाले कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स इज नोन एज कैटेनेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए इसको ऐसे भी पूछ लिया जाए कि हाउ वाज यूरिया प्रिपेयर्ड, या हु प्रिपेयर्ड यूरिया इन लेबोरेटरी, ऐसे भी पूछ लिया जाए
तो इसमें आपको क्या करना है, साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक वोहलर, स्पेलिंग चेक कर लेना, फ्रेडरिक वोहलर। इन्होंने सबसे पहले ये माना जाता था कि जो कार्बनिक यौगिक है ये किसी सजीव यानी कि लिविंग बॉडी के अंदर ही बन सकते हैं, लेकिन फ्रेडरिक वोहलर ने उस रूल को गलत साबित कर दिया और अमोनियम साइनेट की मदद से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, क्या कंपाउंड था, अमोनियम साइनेट की मदद से इन्होंने लेबोरेटरी में बना दिया यूरिया, अमोनियम साइनेट। और इसकी मदद से इन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया। इसके बाद अब हम बात कर लें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की। तो देखिए कि अगर जुड़ जाए Cl या Br तो ये हो गया क्लोरो या ब्रोमो या हेलो ग्रुप, है ना, इनको ऐसे कहा जाता है। तो मान लीजिए कि CH4 हमारे पास है, इसका एक हाइड्रोजन हटा के हमने कर दिया CH3Cl, तो ये मेथेन की जगह क्लोरोमेथेन हो जाएगा। ठीक है, अगर OH ग्रुप है जुड़ा हुआ तो ये क्या है, एल्कोहल, और इसके लिए नाम के साथ क्या जुड़ जाएगा, ऑल। जैसे प्रोपेन है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा अगर प्रोपेन में OH जुड़ा हुआ है तो। इसके बाद है एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये है एल्डिहाइड ग्रुप। इसके लिए जो सफिक्स लगाते हैं यानी कि नाम के पीछे क्या लगाया जाता है, तो इसके लिए लगाया जाता है एल, AL, मैथेनेल, एथेनेल, इस तरीके से। इसके बाद बात आती है कीटोन्स की, तो दीज आर कीटोन्स, और इसके लिए लास्ट में नाम के आगे लगा देते हैं ऑन, प्रोपेनॉन, हेक्सेनॉन, इस तरीके से। और लास्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ठीक है, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए लगाया जाता है नाम के आगे ओइक अम्ल या ओइक एसिड लिख दिया जाता है। जैसे मेथेन है तो मेथेनोइक एसिड हो जाएगा, प्रोपेन है तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर MCQ में भी पूछा जा सकता है कि किसका, ये आपसे सिंबल भी पूछा जा सकता है और ये इनकी चांसेस कम है, लेकिन ये और ये आपसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गई क्वेश्चन प्रिपेयर। चलिए और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर में से हमको अच्छे से तैयार करने हैं उनको देख लें। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन बन के आता है वो आता है व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज। कितने क्वेश्चन हो गए, 8 हो गए शायद 8 या 9 हो गए, चलो मैं 10 नंबर डाल देती हूँ। बात करते हैं कि व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज। यानी सजातीय श्रेणी क्या है। तो देखो सजातीय श्रेणी कैसे बनाई जाती है। साइड जातीय श्रेणी क्या है कि 3 तरह के कंपाउंड अभी हमने पढ़े, एक तो होते हैं एल्केन, एक होते हैं एल्कीन और एक होते हैं एल्काइन। एल्केन बनाने का जो कॉमन फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। एल्कीन का है CnH2n और एल्काइन का है CnH2n-2। ठीक है, n का नंबर मतलब हमको 1 2 3 4 व्हाट वी वांट टू टेक, जितना भी हम लेना चाहते हैं। n बराबर मान लीजिए मैं 3 ले लेती हूँ, वहां से मैं एल्केन अगर बनाती हूँ तो क्या होगा, C, n की जगह मैंने लिखा 3H2n यानी कि 2 × 3 + 2 कितना हो गया, देखिए C3H कितना हो गया, 3 2 6 और 2 8। कार्बन कितने हैं, 3, तो एथ मैथ प्रोप। और एल्केन है तो सफिक्स क्या लगाएंगे, एन। एल्कीन है तो क्या लगाएंगे, इन। और एल्काइन है तो क्या लगाएंगे, आइन। ठीक है ना, तो C3H8 हो गया, 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब यहीं पर मैं क्या करती हूँ, n बराबर एक बार 4 और ले लेती हूँ, तो ये हो गया C4H2 × 4 + 2। ये हो गया C4H कितना हो गया, 4 2 8 और 2 10। अब 4 कार्बन है तो एथ मैथ प्रोप और 4th वन इज ब्यूट। ब्यूट में एन जोड़ा, ये क्या बन गया, ब्यूटेन। और यहीं से हमने ले ली हमारी होमोलोगस सीरीज। देखिए कि किसी भी सीरीज के अंदर एल्केन हो चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो,
उसकी कॉन्जिक्यूटिव जो मेंबर्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार जो सदस्य हैं, उनके बीच में CH2 का अंतर पाया जाता है। कैसे पाया जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो ऊपर है C4H10, भाई हम तो मैथ्स की तरह सॉल्व कर लेते हैं। ये लो, ये हो गया C3H8, लेस कर दो, 10 में से 8 गए, कितने हाइड्रोजन बचे, 4 में से 3 गए, कितने कार्बन बचे, ये लो, तो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यही मैंने लिखा है CH2। तो आंसर कैसे लिखेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ सीरीज लाइक एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन हैव डिफरेंस ऑफ CH2 इन देम, ठीक है। और अगर इनके मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो कितने मॉलिक्यूलर वेट का अंतर आएगा भाई, CH2 तो हमने याद कर लिया, कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का कितना 1 2 2, एटॉमिक वेट में 14 का, और फॉर्मूले के अंदर CH2 का अंतर पाया जाता है, और इसको ही क्या कहा जाता है, होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन जो आया हमारा वो है व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण जिसको कहा जाएगा। हाइड्रोजनीकरण क्या है, देखिए हाइड्रोजनीकरण के द्वारा क्या किया जाता है, एल्कीन्स होते हैं यानी असंतृप्त जो यौगिक होते हैं उनको संतृप्त यौगिकों में बदला जाता है। जैसे कि इसकी मदद से क्या बनाया जाता है, तो हाइड्रोजनेशन की मदद से जो वनस्पति तेल होते हैं उनसे वनस्पति घी बनाया जाता है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, देखिए कि ये कोई एल्कीन है, यहाँ पर कोई कैटलिस्ट काम में ले लेते हैं, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, निकेल या कोई भी मेटल, और हाइड्रोजन के साथ जब इसको जोड़ा जाता है तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, ये R और R तो यहीं जुड़े रहते हैं दोनों, और ये 2 हाइड्रोजन जो है ये यहाँ जुड़ जाते हैं, एल्कीन से क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है, और इसको, इस मेथड को कहा जाता है हाइड्रोजनेशन। और एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बन के आता है कि हमारे लिए कैसे जो वसीय अम्ल है वो हमें खाने में काम में लेने चाहिए। तो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं अनसैचुरेटेड, एक होते हैं सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड जो होते हैं ये हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो हमें अपने खाने में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा काम में लेने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ऑलमोस्ट हमने, इसके बाद और क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो और क्वेश्चन में हमसे साबुन की डेफिनेशन तो पूछ ले, ज्यादा पूछा जाए तो मिसेल फॉर्मेशन के बारे में कोई छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो और आप एक बार देख लीजिएगा कि मिसेल फॉर्मेशन की जितनी भी डर्ट्स होती हैं, है ना, मिसेल फॉर्मेशन भी देख लेते हैं एक बार। कि जितनी भी डर्ट होती है ना, गंदगी होती है, ये कैसी होती है, तेलीय प्रकृति की होती है। अब होता क्या है कि जब हम साबुन लगाते हैं कपड़े के ऊपर तो इस डर्ट पर जाकर और साबुन जुड़ जाता है। अब ये जो साबुन का एक मॉलिक्यूल है इसके 2 हिस्से हैं, एक तो है हाइड्रोफोबिक एंड और एक है हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफोबिक जल विरागी सिरा, फोबिया यानी डरना, यानी ये जल से दूर रहेगा, ये होगा जल विरागी सिरा। फिलिक, फिलिक यानी पसंद करने वाला, ये होगा जल रागी सिरा। तो देखिए जब हम मैल की बात कर रहे हैं, है ना, मैल की जब हम बात कर रहे हैं तो जल विरागी सिरा यानी पानी बाहर की तरफ है, मैल अंदर की तरफ है, ये पानी से दूर रहेगा, यानी ये वाला हिस्सा तो जुड़ जाएगा मैल पर, और ये जल रागी सिरा पानी को पसंद कर रहा है, ये पानी की तरफ रहेगा, ये हिस्सा रहेगा किस तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इस तरह ये उस मैल या डर्ट के चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। ये आपने ऐसा डायग्राम देख ही रखा होगा अपनी बुक के अंदर, ये मिसाइल बन जाएगा, और ये क्या करेंगे, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं तो यहाँ सोडियम प्लस आयंस हो जाएंगे, ये मान लीजिए डर्ट है तो इस पर ये इस तरीके से ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा कि जब हम इसे रगड़ेंगे, पानी में निकालेंगे तो ये मैल को अपने साथ लेकर खींचकर ले जाएंगे, जैसा कि हमने देख रखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन। और भी कोई टॉपिक या क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं आता हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, वो और बता देंगे। बाकी मैंने कोशिश ये की है कि चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन
आपका छूटे नहीं आता है तो मैंने उसका आंसर भी आपको बता दिया, तो आंसर लिखने में भी आपको दिक्कत नहीं हो, और इन क्वेश्चंस को भी अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आई होप कि एग्जाम में चैप्टर जब हमने पूरा पढ़ लिया, पूरा रिवाइज कर लिया, तो क्वेश्चन तो चैप्टर में से ही बनेगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और जल्दी ही मिलते हैं 5th चैप्टर के रिवीजन के साथ। MCQ फिल इन द ब्लैंक्स मैंने पहले ही आपको इस चैप्टर के अवेलेबल करवा दिए हैं, उस क्लास को भी देख लेना। क्लास अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में चैप्टर नंबर 5 के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।